हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस या नो में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक आंसर आना चाहिए आपके यहाँ पे। बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है तो बिल्कुल चुपचाप पकड़ के बैठे रहो, आराम से आवाज आएगी, बिल्कुल परेशानी नहीं है। और कैसे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन पूछना गलत होगा क्योंकि बहुत परेशान है सर। क्यों? इंडिया मैच हार रही सारे के सारे। कोई दिक्कत नहीं यार। और क्या, अपने अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि गेम की तरह देखो, बिंदास मस्त रहो। है ना? कई बच्चे तो पर्सनल कमेंट कर देते हैं मेरे को, सर इंडिया हार रही, आपका क्या कहना है? हमने कहा मेरा क्या कहना है यार, अभी तो बच्चे सब खेल के गए हैं, आईपीएल खेल के गए हैं। तो इतना ज्यादा अगर किसी के ऊपर भी बर्डन पड़ेगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर मैं तुम्हारा डेली टेस्ट लेता रहूं तो तुम फेड अप हो जाओगे। सीधी बात जो है वो ये है। तो इसलिए हम लोग 10-15 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे टेस्ट रखते हैं ताकि आपके अंदर एक इंटरेस्ट बना रहे टेस्ट। तो वही खेल में भी होता है, वो कॉमर्शियल हो चुका है। तो आप भी हो जाओ ना, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? हाँ, काफी बच्चे सुबह सुबह से। अच्छा हाँ, एक और दो बातें इंपॉर्टेंट आई हैं। एक तो बातें थोड़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आती हैं, कभी कोई कहता है इंग्लिश कर दो, कभी कोई कहता है हिंदी कर दो, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल का क्या था कि कल का लेक्चर जो लोड हो रहा था, कल थोड़ा सा पार्टी टाइप का था कुछ फिजिक्स वाला में। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो थे वो पार्टी में बिजी थे, तो मतलब कल छुट्टी ही थी वो, मतलब टोटल छुट्टी थी। किसी भी टाइप का कोई अपलोडिंग नहीं हुई थी। लेक्चर रिकॉर्डेड फ्रेम में रखे हुए हैं आपको। मैं सोच रहा हूँ कि जब दिवाली में तो आप जा ही रहे हो ना बढ़िया आराम से, तो दिवाली में भी काफी छुट्टियां रहेंगी तो उसमें भी अपलोड कर दूंगा 2 लेक्चर बढ़िया आराम से रिवीजन का, ताकि आपके टेस्ट के पहले रिवीजन हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपका टेस्ट होने वाला है ना, उसके क्वेश्चन में आउट कर चुका था पहले भी, और अभी भी आउट कर रहा हूं कि अगर आपने कंप्लीटली एनसीईआरटी को पढ़ा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन मेरे सामने आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर ठीक है इंग्लिश मीडियम के मटेरियल तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के मैटर नहीं मिल रहे हैं, प्लीज इसके लिए कुछ करो। बेटे, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। शुरुआत में जब तुम लोग थोड़ा सा वो हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे कि सर ऐसे कैसे, मैंने कहा था ना, मैं मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट हूँ, तुम समझ लो, अकेले जूलॉजी का इंस्टीट्यूट हूँ। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोर्ड्स के लिए, हाई स्कूल के लिए, एनटीएससी के लिए, सबका क्वेश्चन है मेरे पास। है ना? और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि डीपीपी के बाद कम से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के तब तुम्हें साथ के टेस्ट में बैठने दूंगा। और वो सभी क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आएंगे, वो सभी एनसीईआरटी से होंगे और हिंदी मीडियम में होंगे। ये बात मेरी बिल्कुल गौर से सुन लो। है ना? हिंदी मीडियम बैच मैंने अपने इंटरेस्ट से लिया है, मुझे दिया नहीं गया है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कई ढेर सारे बच्चे, मैं इसके प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जहां था वहां से भी क्लास में बैठे हुए हैं, उनके कांटेक्ट भी हैं मेरे पास, आते रहते कॉल भी उनके, तो वो सब जानते हैं मुझे। तो मैं बार बार आपको इस बात को बोल रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मुझे हिंदी मीडियम पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट है हिंदी मीडियम। अब तुम मुझसे नोट्स मत मांगना, क्योंकि नोट्स, अगर मेरे नोट्स, बहुत हार्ड बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरे नोट्स से एनसीई मतलब नीट का पूरा क्वेश्चन फंस जाए तो मैं अपने नोट्स 2-3 लाख रुपए में बेचूंगा। इतने सस्ते में तो बिल्कुल नहीं जितने में तुम सोच रहे हो। इसका मतलब क्या है? मेरे नोट्स नहीं, एक बुक है जो सबसे सस्ती है और उसी में से सब आता है, और वो है एनसीईआरटी। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो लिखाया जाए, जो बोला जाए, आप उसे लिखते चलो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में पेजेज ऐड कर लो पैरेलली, हर एक पेज के बाद एक वाइट पेज अटैच कर दो। आज नहीं तो कल वो भर जाएंगे और वो आपके नोट्स बन जाएंगे। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि नोट्स आगे बनाना, मेडिकल कॉलेज में फोटो आगे बनाना, मेडिकल कॉलेज में। अभी तो सर जी ये जो फोटो आपके सामने है ना, यही आएगा, क्योंकि यही एनसीईआरटी में दिया हुआ, यही कलर, यही रंग, यही ढंग, यही सब। है ना? इवन मैं तो बताऊं, वो अगर पूछना चाहेंगे तो ऑब्लिक मसल्स के बारे में तुमसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो कभी फोटो नहीं देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में फोटो नहीं दी हुई है। ये बात याद रखना मेरी। तो हाँ, मैं ये कहता हूं तुम सभी लोगों से कि तुम लोग मेरे साथ रहना। मैं तुम लोगों को लास्ट में, जब तुम लोग दे चुके होगे पेपर, मतलब पेपर देने जाओगे ना, तब तुम्हें लगेगा अमित सर ने 50-50 क्वेश्चन के 3 लेक्चर दिए हैं, 150 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन वो जो है एक एक्सरसाइज होमवर्क के फॉर्म में दे चुके। तो मैं 3 रिकॉर्डेड सोल्यूशन दूंगा तुम्हें 50-50 क्वेश्चन का, कि ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसका आंसर करो। कर लिया? अब बताओ क्या आना चाहिए।
ये बस आजकल में आपके यहाँ पे लोड होने वाले हैं, यानी कि जान लो कल, परसों और नरसों 3 दिन में लोड हो जाएंगे। आपके टेस्ट के पहले आपको पूरा स्टोन बना के भेजूंगा, बिल्कुल पत्थर, किसी बेरहम, बिल्कुल क्वेश्चन के लिए बेरहम बन जाओ, है ना। और बाकी सबसे शानदार बात यही है कि आप पढ़ते रहो। मैं फिर बता रहा हूं आपके यहाँ पे, जूलॉजी में अगर तुम्हें किसी भी चीज का डिमांड है, नोट्स छोड़ के, नोट्स इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद एनसीईआरटी का भक्त हूं, मुझे बोलते हैं एनसीईआरटी का भक्त, और तुम भी बन जाओ मेरे साथ। तुम एनसीईआरटी की भक्ति करोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम्हें नंबर मैक्सिमम मिलेंगे, मैक्सिमम जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा। अगर तुम 320 340 सोच रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ 360 आउट ऑफ 360। क्लियर? तो पहला टेस्ट दो और फोड़ो। मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आइए स्टार्ट करते हैं। यकीन हिंदी माध्यम लेक्चर नंबर 6, पाचन एवं अवशोषण। तो थोड़ा सा सभी जनता जनार्दन एक बार के लिए रेडी हो जाओ। थोड़ा सा रैपिड फायर डाल रहा हूं आज से, क्योंकि मैंने कहा था ना धीरे धीरे चीजें आएंगी, कंटेंट जब बढ़ेगा तभी तो चीजें आएंगी। पहले क्लास में अगर मैं तुम्हें रिवीजन कराने लगता तो क्या आता। तो 10 मिनट के लिए अपनी सांसें रोक लो, उड़ाते हैं क्या, रिवीजन, रैपिड फायर जोन बोलते हैं इसको। अब तुम लोग कुछ भी बीच में बोलना मत, जो मैं बोलूंगा यस, जो मैं बोलूंगा नो, वो बोलते रहना। घर पे हो सकता है कि लोग बोले लड़का पागल हो गया, सुबह सुबह क्या कर रहा है ये, दोपहर में किसी को सोने नहीं दे रहा है। तुम पागल हो जाओ, बिल्कुल बेइंतहा, बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल बिंदास बोलो। चलो मेरे साथ साथ। सबसे पहले आज का लक्ष्य आपके यहाँ पे भोजन का पाचन, मुख्य गुहा में पाचन देखेंगे हम लोग, और आमाशय में पाचन देखते हुए खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में आपके यहाँ पे ग्रहणी, जेजनम और डेडेनम में आपके यहाँ पे पाचन होगा, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, यानी यहाँ से सारा का सारा जो मैटर है वो मैक्सिमम 3 लेक्चर का आज से, अभी से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर कई ढेर सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर विटामिन और मिनरल में पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पढ़ना है वो आपका मैटर है, बट एक लेक्चर में 1 घंटे का विटामिन और मिनरल का बना के आपको जरूर दूंगा। रीजन क्या है भाई, जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, और अगर वो नहीं फंसेंगे तो ब्लेम तुम मेरे ऊपर डालोगे। तो ब्लेम गेम से बचने के लिए मैं अमित सिंह पूरी तरीके से क्या करूंगा, आपको मैं बना के पेपर दे दूंगा आपको भाई, एक लेक्चर बना के बढ़िया आराम से दे दूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि विटामिन और मिनरल देखने चाहिए तो तुम देखना, तुम्हें लग रहा है नहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो क्यों देखो, तो ना देखना, तुम्हारी मर्जी है। बट मैं चाहूंगा कि जब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो तुम जरूर देखो इस बात को, है ना। तो आइए प्लीज एक बार, तो सब लोग रेडी ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। मुख गुहा में पाचन, जैसे पाचन तंत्र किस किस संरचना से मिलकर बना हुआ है, जल्दी बोलो। पाचन तंत्र आहार नाल एवं किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है, सही है कि नहीं। आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है, मुख से, और अंत कहां पे होता है, गुदा में। मुख गुहा किसमें खुलती है, मुख गुहा में खुलती है, ये बात सही है कि नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप इसी को किस रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर आप इसी को देखोगे किसके, ब्लास्टोपोर के फॉर्मेशन, यानी ब्लास्टोपोर के निर्माण के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपके यहां पे आएगा कि मुख गुहा मुख में खुलती है, क्योंकि हम सभी के सभी क्या है आपके यहां पे, इधर देखो ध्यान से, ड्यूटेरोस्टोमिक, क्या है हम सभी के सभी, ड्यूटेरोस्टोमिक है। तो इसकी वजह से आपके यहाँ पे जो मुख गुहा है वो किसमें खुलेगी, मुख में। मुख में आपके यहाँ पे कई दांत पाए जाते हैं, कई दांत का नंबर बताओ आपके यहाँ पे, 20 दांत पाए जाते हैं। कैसे, टेम्परोरी, कैसे आपके यहाँ पाए जाएंगे, टेम्परोरी। और आपके यहाँ पे 32 दांत पाए जाएंगे परमानेंट, और ये आपके यहाँ पे एडल्ट में पाए जाएंगे। ये कहते हैं पेशीय जीवा होती है। हमने कहा पेशियां कैसी होती है, जल्दी बताओ मेरे साथ साथ बच्चों, जल्दी बोलो। पेशियां कैसी होती हैं, रैपिड फायर चल रहा है, बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। पेशियां कैसी होती हैं, कंकालीय पेशियां होंगी कि आपके यहाँ पे ऐच्छिक पेशियां होंगी कि अनैच्छिक पेशियां होंगी। मैं जो बोल रहा हूं अपनी इच्छा से बोल रहा हूं ना, मेरी जुबान कभी अब अनैच्छिक परफॉर्मेंस करती है, बिल्कुल भी नहीं करेगी, जानबूझ के कभी भी नहीं कर सकती है। तो ये आपके यहाँ पे ऐच्छिक पेशी हो जाएगी आपके यहाँ पे, आपको ये देखना। अच्छा, क्रॉस व्रास का मतलब कुछ अलग मत लेना, मैं बस केवल मार्क करना होता है, मेरा काम है। दांत जबड़े पर बने हुए सांचे में स्थित होते हैं, जो सांचा है उसको एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोलस टर्म और आपके यहाँ पे किसके लिए यूज किया जाता है, फेफड़े के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से व्यवस्था को आप यहाँ पे थीकोडोंट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई जबड़ा आपके दांत के, अगर आपके कोई दांत आपके जबड़े के अंदर धंसे हुई अवस्था में पाया जाता है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, गर्तदंती बोलते हैं। मैंने कहा था रैपिड फायर चलेगा, तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ साथ पकड़ते रहना पॉइंट। स्तनधारियों के जीवन काल में आपके यहाँ पे दांत का कितने प्रकार के आते हैं, 2 तरह के आते हैं। एक आपके यहाँ पे अस्थायी दांत होते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं बेटा, आपके यहाँ पे इन्हीं को दूध का दांत बोलते हैं। और वयस्कों में कैसा दांत आएगा आपके यहाँ पे, अस्थायी दांत आएगा। तो बच्चों में कैसा दांत आएगा, अस्थायी दांत आएगा। दूध के दांत कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं, सर अस्थायी होते हैं। वेरी गुड।
दंत व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो ये आहार नाल है। चलिए स्टार्ट करिए, आप यहाँ पे बताइए ये कौन सी ग्रंथि है, पहली कौन सी ग्रंथि है, बोलो सब लोग, मैं जानना चाहता हूं पहली ग्रंथि का नाम क्या है। चलो दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है, पहली ग्रंथि का नाम है पैरोटिड, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं रैपिड फायर में हूं। दूसरी का नाम है आप यहाँ पे सबलिंगुअल, क्या नाम है आपके यहाँ पे, सबलिंगुअल। ये कौन सी जगह है बताओ, ग्रसनी है कि ग्रहणी है कि ग्रसिका है, क्या है आपके यहाँ पे, इसको बताइए। ये है आपके यहाँ पे ग्रसनी, इधर ग्रसनी है, और ये क्या है आपके यहाँ पे, ग्राहिका, और ये क्या है आपके यहाँ पे, आमाशय, और ये क्या है, पैनक्रियास। तो ये क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर, 4, 5, बेटा 6 नंबर क्या है, ग्रहणी। अच्छा ये बताओ कौन सा है, परिशेषिका। 7 नंबर क्या है, परिशेषिका। आपसे ऐसे पूछा जाएगा। ये कौन है, ये बृहदांत्र है। 8 नंबर क्या है, बृहदांत्र है। और ये 9 नंबर क्या है, मलाशय। और 10 नंबर क्या है मेरे बच्चे, गुदा। बोलो समझ में आया कि नहीं। सर कहीं आपने छोड़ दिया, रिवीजन चल रहा है, बहुत कुछ छोड़ूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो। वयस्क मनुष्यों में कितने दांत होते हैं आपके यहाँ पे, 32 दांत होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं आपके यहाँ पे क्या, हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। और हेट्रोडोंट को अगर तुम देखो तो इनमें आपके यहाँ पे सबसे पहला जो आपके यहाँ पे फ्रंट पे होता है उसको बोलते हैं कृतंक। दूसरे को बोलते हैं कोने पे तक चिड़ने फाड़ने के काम रदनक। उसके बाद अग्र चवर्णक, उसके बाद चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के टीथ आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। वयस्कों में इनका डेंटल फार्मूला 2123 2123 होता है, जबकि बच्चों में इनका फार्मूला 2102 अकॉर्डिंग टू द डेंटल फार्मूला ICPM। इसके क्रम में एनसीईआरटी कहती है कि भाग में ICPM के क्रम में एक दंत सूत्र, क्रम जरूर लिखना है। जब आप लिखो 2102 तो आप लिखोगे ICPM के क्रम में, क्या होगा 2102, वरना दंत विन्यास के अकॉर्डिंग या दांतों या जबड़े के ऊपर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जब आप इनको देखोगे तो जो आपका जो टीथ होगा वो 2120 होगा आपके यहाँ पे, किसके अंदर, छोटे से प्यारे से बच्चे के अंदर, है ना। फिर मैंने बताया था कितने दांत हैं जो आप यहाँ पे मोनोफायोडोंट है, कौन सा डेंटल फार्मूला है जो डायफायोडोंट का है। तो हमने कहा 2102 डेंटल फार्मूला आपके यहाँ पे डायफायोडोंट का है, और 0021021 आपके यहाँ पे क्या है, मोनोफायोडोंट का डेंटल फार्मूला। कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने है उड़ा देना फट से, दिमाग मत लगाना। हम इन्होंने कहा कठोर सतह को चबाने में मदद करते हैं, जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए आपके यहाँ पे बनी हुई है, फ्रेन्यूलम से जुड़ी होती है, इनेमल दांतों का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और जीभ पे आपके यहाँ पे पैपिला होते हैं, पिप्पल बोलते हैं, या आपके यहाँ पे स्वादि कलिकाएं बोलते हैं इनको। ये बात याद रखिएगा मेरे साथ साथ। अगला पॉइंट अगर आप आते हो तो उसको देखिएगा, मुख गुहा में छोटी सी ग्रसनी में खुलती है। भाड़ में जाए मतलब नहीं है, ग्रसनी के कितने पार्ट हैं, 3। कौन कौन से आपके यहाँ पे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और आपके यहाँ पे कौन से, कंठ ग्रसनी। आप सबको पता है ये आपके यहाँ पर एक उपास्थीमय संरचना होती है जो आपके ग्रसनी को मतलब जो आपके विंड पाइप को ढकने का काम करते हैं। इसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, एपिग्लॉटिस या घाटी ढापन बोलते हैं। बोलो यस या नो। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो ग्रसिका है उससे होते हुए आपका जो स्टमक, जो आपका पूरा का पूरा आहार नाल जाके आप यहाँ पे एक जे शेप जठरागम में खुलता है, यानी जे शेप संरचना में खुलता है, जिसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक संकोचक के द्वारा आपके यहाँ पे गार्ड किया जाता है। और ये जिस जगह पे जाके खुलता है उसको बोलते हैं बॉडी या जठरागम। उसके ऊपर होता है फंडस, उसके नीचे होता है पैरोलिक, पैरोलिक पे ही आपके यहाँ पे पैरेलिक और अवरोधनी द्वारा क्या होता है, कवर किया जाता है। और उसके बाद पश्चात आपके यहाँ पे ग्रहणी में जाके भोजन खुलता है, और इस तरीके से ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत के तीनों भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में जाके ओपन होता है। चलो बताओ आपके यहाँ पे ये डेंटल फार्मूला किसका है, कृतंक। ये डेंटल फार्मूला आपके यहाँ पे, कृतंक आपके यहाँ पे कितने हैं, 2, है ना। देखिए ध्यान से, क्या हो गया, 2 1 1 2, है ना। ये रदनक 1 है, ये अग्र चरणक 2 है, और ये चरणक 3 है। तो ये जॉ किसका है, एडल्ट का है, जल्दी बोलो किसका है बेटा, ADULT, एडल्ट का है कि चाइल्ड का है, किसका है, वयस्क का है कि बच्चे का है। मैं दोनों बोल रहा हूं, बोलो वयस्क का है कि बच्चे का है। वेरी गुड, सभी बच्चे बोल रहे हैं किसका है, एडल्ट का है, और एडल्ट आंसर आपके यहाँ पे क्या है, सही है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये कौन सी संरचना है बेटा, ग्रासिका, और ये कौन सी संरचना है, जठरांगम। ना रे गलत, क्योंकि एनसीईआरटी की फोटो में गलत है और मैं इसीलिए फोटो लेके आया हूं। जल्दी बोलो ये कौन सी संरचना है, इसको बोलेंगे फंडस।
अच्छा ये बताओ, ये कौन सी संरचना, ये कौन सी संरचना, ये है जठरागम। क्या है आपके यहाँ पे, जठरागम। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक हो गया आपके यहाँ पे जिसको बोलेंगे हृदय अवरोधनी। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे बेटे, हृदय अवरोधनी। चलो इंग्लिश में लिखो, कार्डियक स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर। मैं तेजी से लिखा रहा हूं इसलिए नोट्स आपके पास हैं, इसलिए बोल रहा हूं बस। इसको बोलेंगे बॉडी, ये होगा ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ये होगा लेसर ट्रॉकेंटर। ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। ये क्या है, बॉडी है। यहाँ पे जठर निर्गम है, यानी इसी को पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PYLORIC, पाइलोरिक। और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एक संकोचक होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये क्या करेगा आपके यहाँ पे, पाइलोरिक रीजन से भोजन को कहाँ पे लेकर जाएगा, आपके यहाँ पे ग्रहणी वाले भाग में जाएगा। और ग्रहणी मुख्य स्थान है जहाँ पे पाचन होता है। आज हम लोग पाचन देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो बोलो इसका नाम, बोलो सिरोसा। इसका नाम बोलो आपके यहाँ पे मस्कुलरिस म्यूकोसा या पेशीय स्तर। ये क्या है, सिरोसा है। ये क्या है, सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा। और ये ल्यूमेन। बोलो यस या नो, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, आउटर जो होगा वो सर्कुलर होगा, इनर जो होगा वो आपके यहाँ पे कैसा होगा, अरे गुड गुड, रुक जाओ। इनर जो है वो सर्कुलर है, आउटर क्या है आपके यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा इधर देखो ध्यान से, LOCI याद है कि नहीं, याद है सबको, LOCI याद है कि नहीं, वेरी गुड। ये क्या है, सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा। एक बात बताओ, 1 और 2 मेरे साथ साथ बोलो सब लोग। ये बताओ मेरे साथ सब लोग, 1 और 2 देखो। ये बताओ ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी, बहुकोशिकीय ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी, 1 में कि 2 में। 1 कोशिकीय ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी, जल्दी बोलिए, फटाफट फटाफट, तेज आवाज आनी चाहिए यहां तक। हाँ, तो मोस्टली स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर आप बहुकोशिकीय ग्रंथियों की बात कर रहे हो, मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करो, तो पाई जाएगी सब म्यूकोसा में। और ये पाया जाएगा आपके यहाँ पे ल्यूमेन के। ओके 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 ओके, रुक जाओ कुछ गड़बड़ किया मैंने। हाँ, तो दिक्कत के लिए सॉरी, गलती हो गई है ना। चलो भाई, हो जाती है यार। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये कौन सी है, सब म्यूकोसा। ये और ये पूछना चाहिए था, मैं फ्लो में था। फिर से बोल दो एक बार, और क्या। चलो आ जाओ, पहले में पाई जाएगी कि दूसरे में, यस यस, किस में पाई जाएगी, पहले में। तो मल्टी सेलुलर ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी, मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी, एक कोशिकीय कहां पाई जाएगी, है ना। और बहुकोशिकीय कहां पाई जाएगी, जल्दी बोलिए फटाफट, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। अच्छा याद रखना, जब कभी आप बहुत रैपिड फायर कर रहे होगे तो गलतियां ज्यादा होंगी, कभी उल्टा भी निकल जाएगा मुंह से। तो बिल्कुल भी परेशान ना होना कि सर अरे आपने तो ये पढ़ाया था और वो बता रहे हो। बिल्कुल, कभी कभी बहुत रैपिड फायर होता है तो गलतियां होती हैं। ये अंकुर है, ये लैक्टियल्स है, केशिकाएं हैं, धमनी है, प्रागोहिका है, सिरा है। वेरी गुड। यहाँ पे क्रिप्ट ऑफ लीवर खून है। और ये है आपके यहाँ पे गॉबलेट कोशिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। अगला पॉइंट, चलो बताओ, ये पित्ताशय है, वेरी गुड। तो ये पित्त वाहिनी होगी कि नहीं होगी, ये आपके यहाँ पे, या लंग्स है, ये आपके यहाँ पे क्या लीवर है, यकृत है, तो ये यकृत वाहिनी होगी। सर यकृत वाहिनी 2 क्यों है, क्योंकि लीवर भी आपके यहाँ पे 2 है ना, एक लेफ्ट लोब है और एक आपके यहाँ पे राइट लोब है। बड़ा कौन होगा सर, राइट वाला। छोटा वाला क्या होगा आपके यहाँ पे, लेफ्ट होगा। आपने कहा कि सर दोनों वाहिनियां से आएंगी। अच्छा सर, दोनों वाहिनी आगे चल के जुड़ जाती है, आपको पता है। हमने कहा हाँ सर, ये क्या बनाती हैं, हमने कहा मूल यकृत वाहिनी बनाती हैं, मूल पित्त वाहिनी। देखिए ध्यान से, दोनों यकृत वाहिनियां मिलके क्या बनाएंगी, मूल यकृत वाहिनी बनाएगी। और मूल यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी यानी कि पित्ताशय वाहिनी मिलकर मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करेगी। इसी तरीके से अग्न्याशय से निकलने वाली आपके यहाँ पे अग्न्याशय वाहिनी होगी। और ये आपके यहाँ पे क्या करेगी, अग्न्याशय वाहिनी आगे चल के मूल पित्त वाहिनी को आपके यहाँ पे क्या करेगी, जोड़ के यकृत अग्न्याशय वाहिनी बनाएगी। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। एक काम करो, है ना, कब से लेक्चर शुरू हुआ है उसका टाइम देख लो, मैं बताना चाह रहा हूं तुमसे, है ना। हाँ, 10 से 12 मिनट हुआ है ना। एक बात बताओ मुझे, मतलब शुरुआत में तो मैंने ऐसा इंट्रो दिया था, क्या हम 12 मिनट, 1.5 लेक्चर यानी 90 मिनट के लेक्चर में 10 मिनट डेली रिवीजन को दे सकते हैं? अगर तुम बोलोगे यस तो देंगे, अगर तुम बोलोगे नो तो नहीं देंगे। अब ये होगा कि सर हम तो कई ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर यस एंड नो देंगे,
तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिवीजन कराना है कि नहीं कराना है? तो हमने कहा REV करो और थम्स अप कर दो, है ना। ये कमांड अभी आपके सर आप लोगों से ले रहे हैं। एक बार जब हमारा पेस सेट हो जाएगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमारा क्या लेवल होगा, हम तुम दोनों लोग मिलके क्या लेवल पे पढ़ेंगे। तो यस ना, तो आप बस इतना कर दो, रिवीजन थम्स अप लगा दो पीछे, या केवल रिवीजन ओके, दोनों में रिवीजन REV, उसके बाद कर दो ओके। सभी लोग कंफर्टेबल है ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से? धन्यवाद। तो ये 10 मिनट। अब आइए, अब हम लोग मचाते हैं क्या, डाइजेशन। और मेरे बच्चों बहुत ध्यान से NCERT ओपन रखना, और थोड़ा सा मेरे साथ साथ और भी लेवल पे चलना, है ना। मैं बहुत कुछ आपको यहां पे देने वाला हूं पॉइंट। भोजन का पाचन चैप्टर में ना तो कोई फोटो मिलेगी अब आपको, और ना कोई आपके यहाँ पे ज्यादा ग्रेस मिलने वाला है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे चैप्टर में आपके यहाँ पे, यानी कि बायोमोलिक्यूल में भी थोड़ा सा लेके चलूंगा, स्प्रे करूंगा, थोड़ा सा आपके यहाँ पे इम्यून सिस्टम में भी लेके चलूंगा, थोड़ा सा अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी शानदार रखना। आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मजा गारंटीड आएगा क्लास के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए भोजन का पाचन, सही ना। तो भोजन हमने ग्रहण किया, उस भोज्य पदार्थ में क्या क्या थे, क्या था बताओगे आप लोग? सर जी प्रोटीन था। अरे वाह, यानी भाई साहब बच्चा प्रोटीन खा रहा है। सर कार्बोहाइड्रेट था। सर कार्बोहाइड्रेट था। अच्छा सर वसा भी थी, यानी कि भाई साहब छोले भटूरे का के आए हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना सर। न्यूक्लिक अम्ल भी थे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फिर तो देख लेंगे न्यूक्लिक अम्लों को भी। हमने कहा ये सारा कुछ आपके भोजन की थाली में था। आपने कहा यस। दाल प्रोटीन थी, रोटी कार्बोहाइड्रेट थी, दाल में जो घी था वो वसा था, और जो न्यूक्लिक अम्ल थे वो हो सकता है मशरूम रहे हो, या सब्जी में कुछ ऐसे पार्ट रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा होती है, या सेल के अंदर पाई जाएगी, कोई नहीं दिक्कत है। बहुत ध्यान से देखना प्लीज। सर ये बताओ प्रोटीन कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, फैट कितना होगा, और आपके भोजन में? हमने कहा 5 से 6% नॉर्मली प्रोटीन होगा, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3% होगा, और 2% होगी वसा, और न्यूक्लिक अम्ल होगा आपके यहाँ पे 0.5। बाकी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ये सब होंगे। प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अच्छा एक बात सुनना, एक बात सुनो, एक बात और सुनो। अभी ना, अभी मेरी मानो, अभी इसको रहने देते हैं। लास्ट में कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे ना, जब ये निकालेंगे कौन सा भोज्य पदार्थ खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है, तब मैं बताऊंगा कि आपके नित्य क्रियाक्रम में प्रयोग में लाया गया भोज्य पदार्थ आपके बॉडी के लिए कितना शानदार है। अभी केवल एनसीईआरटी देखते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी को खोलने की कोशिश करते हैं। पाचन प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इधर देखें, यांत्रिक, गलत पेन का चुनाव किया अमित सिंह आपने। चलो बच्चे, यांत्रिक कहां कहां पे होगा? मेरे एक बच्चे ने बोला मुख गुहा में, मुख गुहा में। हमने कहा मेरे बच्चे ये बताओ कि जो मुख गुहा में यांत्रिक पाचन हो उसमें 2 संरचनाएं थी, कौन कौन से थी? आपने कहा सर लिखो तो आप। हमने कहा बोलो बेटा। दांत, हमने कहा हाँ। जीभ, हमने कहा हाँ। कई बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी लिखो, हमने कहा अब इतना ना मतलब इंग्लिश में लिख दो। हमने कहा अब इतना नहीं चलता यार। कौन सा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो जीभ नहीं पता है, जिसे दांत नहीं पता है ना। तो जहां काम चले वहां बार बार मुझसे ना लिखो, जहां नहीं चलेगा ये प्रॉमिस कि मैं जरूर लिखूंगा, है ना। तो अब ये हो गया भाई साहब अपना क्या, दांत और जीभ। आपने कहा सर यांत्रिक एक ही जगह होगा क्या? अरे रुको तो, कहां पे होगा? आमाशय में। कहां पे होगा?
आमाशय में। और मेरे बच्चे सुनो, आमाशय के अंदर यांत्रिक पाचन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? मुझे इसका आंसर चाहिए। खूब तेज तेज बोलो, आंसर क्या होगा? बोलो मेरे साथ। आमाशय में आपने कहा सर जो तिरछी पेशी होगी, क्या होगी आप यहाँ पे? जो तिरछी पेशियां होंगी, जो तिरछी पेशी होगी, हमने कहा हाँ बेटा, वो करेगी आप यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट। क्या? चर्निंग, चर्निंग गति, जिसके कारण भोजन आपके आमाशय में पिसेंगे। क्या होंगे? पिसेंगे। और जब ये पिसेंगे तो इस प्रकार के पाचन को भी हम लोग क्या कहने वाले हैं? क्या कहने वाले हम लोग? कि ये पाचन भी यांत्रिक हो रहा है। तो यांत्रिक पाचन के तीन संरचनाएं, यांत्रिक पाचन की तीन संरचनाएं और दो सरफेस। पहला सरफेस मुख गुहा, दूसरा आमाशय। पहला सरफेस क्या होगा? मुख गुहा होगी, और दूसरा क्या होगा आप यहां पे? आमाशय। सुनते रहो ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। अब बहुत अगला पॉइंट सुनो। हमने कहा अगर पहला आपके यहां पे आमाशय है, पहला सरफेस आपके यहां पे क्या? मुख गुहा, दूसरा आमाशय है, तो आगे की स्टोरी, हमने कहा बेटा आगे की स्टोरी और दमदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली स्टाइल में है। आपने कहा सब बोलो। हमने कहा मुख गुहा के अंदर, किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ थे, और आपके आमाशय के अंदर केवल और केवल ऑब्लिक मसल्स थी। ऑब्लिक यानी कि तिरछी मसल्स की पेशी थी, जिसके कारण चर्निंग मूवमेंट हो रहा था और भोजन पिस रहे थे। आपको लगता भी है सर कि चर्निंग मूवमेंट की वजह से भोजन पिस जाएंगे? हमने कहा नहीं। फिर क्यों लिखा रहे हो आप? हमने कहा उन भोज्य पदार्थों का पहले 4 से 5 घंटे तक आपके आमाशय के अंदर एसिडिक ट्रीटमेंट हुआ है, यानी उनके लिए एसिड सिक्रीशन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आमाशय में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ निहायत ही सॉफ्ट हो गया है। और उस सॉफ्ट चीज को जितना भी ज्यादा तुम रगड़ोगे, वो उतना ही शानदार तरीके से क्या हो जाएगा? पिस जाएगा। और उसके लिए मांसपेशीय संरचना ही काफी थी। आपने कहा सर ऑब्लिक मसल के कार्य कैसे होते हैं जो आप बोल रहे हो? हमने कहा कभी दादी लोगों को वो रस्सी लगा के जो वो मक्खन निकालते हुए देखा आपने उस तरीके से? तो जब वो और तिरछी चलती है ना आपके यहाँ पे क्या रस्सी, तो आपके यहाँ पे किसके ऊपर फोर्स लगता है? बेलन के ऊपर, और बेलन नीचे फटाफट फटाफट मैकेनिकल काम करता है। ऐसे ही होता है ऑब्लिक मसल्स का कार्य आपके बॉडी का, और इसी को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। सुनाई दे रहा है सबको? अरे रुको आगे बढ़ते हैं। एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। और सर जी फिर ये रासायनिक विधियां तो पूछो ही मत। हमने कहा क्यों? क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है कि भोजन पाचन कहाँ हो रहा है। और रासायनिक विधियां अगर ये कह रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आपके आहार नाल के अंदर पाचन के लिए पाचक रस होने चाहिए। पाचक रस में एंजाइम होना चाहिए। एंजाइम के वर्क करने के लिए परफेक्ट पीएच होना चाहिए। और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए साल्ट होने चाहिए। ओके, तो सर पाचक रस के श्रावण के लिए ग्रंथियां भी होनी चाहिए, बोलो ना। ग्रंथियां भी होनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी की लाइनों में कितनी लाइन छुपी हुई है। और अगर ग्रंथियां होंगी तो ग्रंथियां दो प्रकार की होंगी। एक कोशिकीय भी होगी सर, और हमने कहा मेरे बच्चे बहुकोशिकीय भी होगी। एक कोशिकीय भी होगी और बहुकोशिकीय भी होगी। किसी को यहां पर तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना?
तो जब कभी तुमसे पूछा जाए यांत्रिक में कौन कौन भाग लेगा, तो तुम्हारा आंसर सीधा आना चाहिए क्या? दांत, जीभ और तिरछी पेशियां आप यहां पे किसकी? आमाशय की। जब तुमसे कोई कहे पाचन रासायनिक होगा, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें चलनी चाहिए, एक कोशिकीय ग्रंथियों का स्त्रावण, द्विकोशिकीय बहुकोशिकीय ग्रंथियों का स्त्रावण, और आप यहां पे कुछ साल्ट और पीएच। जब भी बोलो बिल्कुल परफेक्ट लाइन में, बिल्कुल क्लियरिटी हो। तो पाचक रस इस तरीके से होंगे। अब ये कह रहे हैं कि मुख गुहा के मुख्यतः दो प्रकार हैं, वैसे कार्य होना चाहिए, कुल मुख्यतः दो प्रकार के कार्य हैं, दो कार्य हैं। हमने कहा चलो बताओ। भोजन का चर्वण और निगलने की प्रक्रिया, भोजन को चबाना और निगलने की प्रक्रिया। सर पाचन तो बोला नहीं, पाचन तो इसने बोला ही नहीं एनसीईआरटी ने। ये कह रहा है कि केवल दो कार्य हैं, एक भोजन को चबाना और दूसरा निगलना। मेरे बच्चों, मैं आपको ले चलूं क्या अलग एक शानदार दुनिया में, जहां पे एनसीईआरटी की खूब जबरदस्त एक्सप्लेनेशन होता है। जो चर्वण है इसको बोलते हैं चबाना। क्या बोलते हैं? भोजन को चबाना। क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं? और जब हम चबाएंगे तो उसमें चबाते वक्त मैकेनिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल डाइजेशन, ध्यान से सुनो सब लोग, कैसा डाइजेशन होगा? मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और जब चबा रहे होंगे तो उसी समय आपके सलाइवा से, आपके पैरोटिड ग्रंथियों से, आपके सबलिंगुअल अधोजीवा सबलिंगुअल से, और आपके सब मैग्जिलरी सब मैंडिबुलर ग्रंथियों से पाचक रस या आपके यहां पे स्लेवरी सिक्रीशन होगा। तो आपने कहा सर चबाना जरूरी क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं? सर ये सब कुछ एनसीईआरटी में है। हमने कहा उसने इशारा कर दिया और फिर मुझको पढ़ा के भेज दिया कि जामिद तो सही से पढ़ा के आना, बच्चों को गड़बड़ी मत करना। तो मैं दे रहा हूं आपको इंफॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि अगर आप भोजन को चबा रहे हो, परफेक्टली चबा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप भोजन की सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो ताकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन शानदार हो। आप भोजन की सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो ताकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन शानदार हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम के अटैचमेंट के लिए जगह मिलेगी। जितनी ज्यादा एंजाइम को अटैचमेंट के लिए जगह मिलेगी उतना शानदार एंजाइम का एक्शन मॉलिक्यूलर स्तर पर होगा, और जितना शानदार मॉलिक्यूलर स्तर पर होगा उतना शानदार आप यहां पे कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, लार्ज बायोमॉलिक्यूल, बड़े जैव अणु छोटे और अवशोषित अवस्था में परिवर्तित किए जा सकते हैं। बेटे आप बहुत ध्यान सुनना, आज कल और परसों 3 लेक्चर जो है ना उनको एनसीईआरटी में बहुत स्लो 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 चलना, और जब तुम तीसरा लेक्चर फाइनल करोगे ना, मैं तुमसे गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारे अंदर से ना वो जैसे एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज आप डाइजेस्टिव सिस्टम खेलेंगे रे तुझको हम। बस केवल 3 दिन फुल टास्क, लेकिन याद रखना अपना अपना जो जूम पावर है ना वो उसको बिल्कुल एड्रेनलिन लेवल पे ले जाओ कि भाई साहब बिल्कुल वो जो हॉरर मूवी में थ्रिल मिलता है ना, पढ़ने में वही थ्रिल मिलना चाहिए। जब तक रोंगटे ना खड़े हो जाए पढ़ते वक्त, तब तक पढ़ाई में मजा कैसा यार? तब तक आपने पढ़ा नहीं, आपने ड्यूटी की है। एड्रेनलिन रस मिलना चाहिए आपको पढ़ते वक्त। मुझे मिलता है वो किक, किक बोलते हैं ना, हाँ किक मिलती है। आओ दिखाते हैं तुम्हें, सोचो कभी ऐसा कि भैया भोजन का चरण और निगलना। ये जो निगलना है ना इसमें तो बहुत शब्द हैं।
छुपा के बैठा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। चर्वण, चबाना। अब चबाने को मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे। मैकेनिकल डाइजेशन अगर मैं बोल रहा हूं तो मैकेनिकल डाइजेशन किस लिए होगा? ये भोज्य पदार्थ का सरफेस एरिया बढ़ाएगा। भोज्य पदार्थ का अरे हटाते ना इसको। भोज्य पदार्थ का सरफेस एरिया बढ़ाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाएगा। इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया ना, सतह इंक्रीज करेगा। सतह इंक्रीज करने की जरूरत क्यों है? ताकि एंजाइम पूरी सतह पर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी फैल सके। अब जब सभी बृहद जैव अणु को एंजाइम मिल जाएगा तो अगर वो एंजाइम उनको तोड़ने में सक्षम हुआ तो तोड़ देगा, नहीं सक्षम हुआ नहीं तोड़ पाएगा। पीएच सही रहा तो काम करेगा, पीएच सही नहीं रहा तो काम नहीं करेगा। दैट्स इट। समझ में आ रही बात कि नहीं? थैंक यू। तो चर्वण में इतना सब कुछ था। अभी अभी तो कुछ नहीं है। चर्वण का भी आपने 20% एरिया पढ़ा है, अभी तो बाकी 5 गुना बाकी है इनकी इंफॉर्मेशन। आपने कहा ओके सच में? हमने कहा और नहीं तो क्या। और देखते हैं। और निगलने की प्रक्रिया, यानी निगल रहे भाई साहब। अच्छा, निगलना ऐसा नहीं होता है। निगलने का मतलब है बक्कल कैविटी का डाइजेशन पूर्ण हो चुका है, यानी मुख गुहा का पाचन पूर्ण हो चुका है, अब निगल लो। मुख गुहा का पाचन पूर्ण हो चुका है, अब निगल लो। मुख गुहा का पाचन पूर्ण हो चुका, ये इंडिकेट करता है पूर्ण हो चुका है ना? अब निगल लो। इसका तात्पर्य यह है कि अगर मुख गुहा का पाचन पूर्ण हो चुका है, यानी आप इस भोज्य पदार्थ को कितनी बार चबा चुके हो? 32 बार चबा चुके हो। यानी आप इस भोज्य पदार्थ में अपने 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के सिक्रेशन को मिला चुके हो, और उस 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के सिक्रेशन से निकलने वाला पदार्थ अपना कार्य कर चुका है, तब आप निकलोगे। क्या बात है सर, वाह मजा आ रहा है। इससे बहुत मजा आ रहा है सच में। मतलब एक एक शब्द का इतना अर्थ है। तुम तो सुनना ही नहीं चाहते थे ना। तुम्हें तो ये लग रहा था कि एनसीईआरटी से बाहर लेके चलो। हमने कहा दुनिया इतनी बड़ी है कि इस साल एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम जा पाएंगे। अभी हम एनसीईआरटी में चल रहे हैं। 2 साल का सिलेबस है आपका। 6 महीने से 7 महीने में खत्म करने की मेरे को मिली है जिम्मेदारी। तो क्या करूंगा? फिर भी टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा बुलाऊंगा तुमको, लेकिन कुछ छोड़ूंगा नहीं रे एनसीईआरटी का। जब तुम एनसीईआरटी बोलोगे और कोई और बोलेगा मार्केट में, तब लगेगा कि तुम पढ़ के आए हो। ऐसे नहीं होगा ये चर्वण और निगलने की क्रिया में मदद करते हैं, नहीं हट। चर्वण में 4 पॉइंट, निगलने में 4 पॉइंट, ये लो अलग अलग से। और अभी तो और बाकी बात। निगलने की क्रिया, अगला पॉइंट पेन चेंज करते हैं और मजेदार लेते के आते हैं। अगला पॉइंट सर जी लोग अगर नहीं दिखेगा तो बताना। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह से चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। यानी लार की मदद से। क्या ये लाइन सत्य है कि अगर लार ग्रंथियों का सिक्रीशन ना हो? अरे यार, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो। एनसीईआरटी ने कहा लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं।
क्या ये लाइन सही है? यस सर, एनसीईआरटी ने लिखा है, तो आप ही तो कहते हो कि गीता, कुरान और एनसीईआरटी में कोई बात गलत नहीं है, तो सही है लाइन। तो आओ मैं तुमको दूसरी लाइन देता हूं, वो बताओ। हमने कहा अगर आपके मुख गुहा में लार का सिक्रेशन बंद हो जाए तो क्या आप भोजन को चबा के निगल सकते हो? हां और ना में जवाब देना बस। नहीं, नहीं कर सकते हो। आपका मुंह फटने लगेगा कुछ देर बाद भोजन चबाते चबाते। सुनो, उसके बाद बता दूं, आप निगल नहीं पाओगे, भोजन फंसेगा आपके आगे चल के। जब तक लार का कंप्लीटली सिक्रेशन नहीं होगा ये प्रॉब्लम होगी। आपको एक इफेक्ट बताते हैं। अगर आपके सामने सांप बैठा हो फन काढ़ के और आपको डर लगा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता सांप से, नहीं लगता सांप से। अभी तक शेर से पाला नहीं पड़ा है, बाकी मोस्टली एनिमल से गैंडे तक पहुंच चुका हूं, तो इन सब से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान है। वो बेचारा तुमसे बचने के लिए फन निकाल के बैठा हुआ है, तो उससे डराओ मत, एंजॉय करो। भाई घूम यार, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हट। और कृपया नागिन टाइप की हिंदी फिल्में देखना बंद करो, एकता कपूर के सीरियल, वरना इनसे डर लगेगा। ये बहुत शर्मीले, बहुत प्यारे, बड़े क्यूट से जानवर होते हैं। जिस कुत्ते को देख के तुम भागते हो वो तुम्हें दौड़ा के काट लेता है। कभी खड़े होकर उसके खोपड़ी पे हाथ मल के देखना कितना मजेदार होता है। उलट जाएगा तुम्हारे पैरों में। तो जब ये तुम्हारे सामने फन काट के बैठा हुआ है तो तुम डर रहे हो, और डर में क्या हो रहा है, तुम्हारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर से बोलो कौन से आपके यहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सलाइवा के सिक्रेशन को बंद कर दिया है। अब एक काम करो, खा के दिखाओ। मैं जब छोटा था तुम्हारी एज का, तो एक मूवी आई थी राज, और मेरी आदत है मैं मूवी में पॉपकॉर्न जरूर लेके जाता हूं, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। मैं मूवी चाहे घटिया ही हो, मैं पॉपकॉर्न खाने जाता हूँ, ये समझ लो। मुझे अच्छा लगता है वहां वाला, क्योंकि वैसे नॉर्मल ही भी मिलता है बाहर, बट वहां अच्छा लगता है मुझे। तो क्या होता है कि जब मैं लेके जाता हूँ वहां पे, जब मैं लेके गया वो राज मूवी थी। राज इतनी हॉरर मूवी थी कि सलाइवेशन नहीं आ रहा था, मतलब उस समय थी, अब तो कॉमेडी लगती है। तो उस समय भाई बहुत सन्नाटा कर देते, फिर अचानक चीख निकलती थी, हम लोग डर जाते थे सबके सब, जितने भी दोस्त लोग गए थे। उस दिन हम पॉपकॉर्न पूरी मूवी खाते रहे, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेस था मूवी देखते वक्त, और स्ट्रेस में सलाइवा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इस वजह से मैं पॉपकॉर्न नहीं खा पाया, क्योंकि स्लेवरी ग्लैंड का सिक्रेशन क्या कर दिया गया, संकोचित कर दिया गया, जिसके कारण वहां से सलाइवा नहीं निकले, और मैं जब पॉपकॉर्न खाता था तो मेरे मुंह सूख जाते थे। आपको कभी भी स्ट्रेस होगा, आपको कभी भी आपका रिजल्ट आने वाला होगा या कुछ भी होगा, इस अवस्था में आपका मुंह सूखा सूखा सा लगेगा। सोचो अगर आजकल में रिजल्ट आ गया, दिवाली कितनी शानदार जाने वाली है ना, पटाखे फोड़ेंगे लोग, समझ में नहीं आएगा कि अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं कि सच में दिवाली मना रहे हैं। नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत खतरनाक जाने वाली दिवाली, बहुत खतरनाक। आइए आगे देखते हैं। तो लार की मदद से, और जीवा नहीं, आप तो तैयारी कर चुके हैं, तो आपके लिए नहीं है मैटर, आप तो मान चुके हैं ना कि अब नहीं हो रहा है भाई, हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी काफी कुछ है। तो अगला देखिएगा आपके यहाँ पे, तो लार की मदद से दांत और जीवा भोज को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। यहां तक बात होती है। आगे लार का श्लेष्म, श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने और उन्हें बोलस में रूपांतरित, लार में श्लेष्म पाया जाता है। फिर से बोलो क्या पाया था लार में, श्लेष्म, जो क्या करता है, भोजन कणों को चिपकाता है, भोजन कणों एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करता है। नहीं, गलत बात सुनो, लार में जो श्लेष्म पाया जाता है वो भोजन कणों को चिपकाएगा। क्यों? ताकि वो एंजाइम के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक रहें, ताकि वो ये क्या करेगा, भोजन को चिपकाएगा, ताकि ये एंजाइम के कांटेक्ट में, यानी कि इधर देखो, एंजाइम के साथ ज्यादा देर तक रहें, जिससे एंजाइम अपना कार्य कर ले जाएगा। इसको बोलते हैं चिपकाने, या इंग्लिश बोलते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ
एंजाइम, या एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ श्लेष्म, यानी श्लेष्म की चिपचिपी प्रॉपर्टी होती है। आपने कहा सर क्या बोलते हो, आप तो बोले थे साइंस पढ़ाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा आपको निकाल के। हमने कहा एक बात सुनो इधर, हेलो, बचपन में याद है ऐसे करके चिपका देते थे कोई पेपर, क्या था ये, वो पेपर चिपक कैसे जाता था किसी सरफेस से, या हल्का सा गोंद लेके ऐसे करके, तो उसमें गोंद होता था तब चिपकता था। कई बार हम लोग क्या करते थे, ऐसे छोटे छोटे करके ऐसे चिपका, तो चिपक जाता था। क्यों? कुछ देर बाद जब सूखता था तो गिर जाता था, नो डाउट, लेकिन कुछ देर तो चिपका रहता था ना। जितनी देर चिपका रहता था, लार में सिक्रिएट होने वाले एंजाइम को सिर्फ भोजन के कणों से उतनी देर चिपकना है, क्योंकि 32 बार पूछने के बाद आप भोजन को इसोफेगस से हो तो स्टमक में डालने वाले हो, और स्टमक में पाया जाएगा एसिड, जो सलेवरी एंजाइम के इफेक्ट को कम कर देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अभी रिएक्शन पे बताएंगे, बहुत मजा आएगा आपको। तो भोजन के कणों को चिपकाने और उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करेगा। सर बोलस क्या है ना? बोलस, बोलस क्या है? आइए मजेदार तरीके से एक प्यारी सी देखते हैं। कहते हैं मुख गुहा में पाचन, मतलब निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। यानी कि कहते हैं कि ये अगली लाइन देखना ध्यान से, यहाँ से देखना, ये करने में मदद करता है। और मुख गुहा में पाचन के उपरांत, यानी अगर हम मुख गुहा में पाचन देखें, इधर देखो ध्यान से सब लोग, बड़ी प्यारी सी पॉइंट है, बहुत प्यारा सा पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान सुनना। मुख गुहा में पाचन के उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर सार निकालते हैं, सबका सार, बिल्कुल क्या कहना क्या चाह रहा है। चला जाता है, बोलस पेशीय संकुचन पेरिस्टल से ग्रसिका के आगे बढ़ता है, जठर ग्रसिका के अवरोधनी द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है, मुख गुहा में विद्युत अपघट्ट एंजाइम हेमाइलिन होते हैं। हाँ ठीक है, पढ़े, जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चुपचाप। अब ये सारे, ये क्या हुआ है ना, इधर देखो, अब ये सारे के सारे पॉइंट लेके आते हैं। देखो अभी लेते हैं भोजन, भोजन किसमें परिवर्तित करने जा रहे हो सर जी? बोलस में, बोलस में। सब लोग रेडी है ना? तो भोजन को पहले हम लोग, पहला पार्ट जो भोजन के साथ होगा, है ना, मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक पाचन, डाइजेशन, यांत्रिक पाचन। सब लोग देखना, हम लोग बहुत ज्यादा अगर कर पाए ना तो आमाशय का पाचन कर पाएंगे, इससे ज्यादा आज कर नहीं पाएंगे, पहले बता दिया था। और कल करेंगे आंत का, और फिर परसों करेंगे बड़ी आंत का, और फिर खत्म मामला। तो 3 दिन का मामला है, बिल्कुल आराम से करो। जो परेशानी है जो आपके यहाँ पे पाचक प्रक्रिया में या पाचन किसी भी चीज में जितने भी डिसऑर्डर होंगे, और विटामिन और मिनरल के लिए एक अलग से क्लास लूंगा। यानी यहाँ से हम लोग 3 और 4 और आज की क्लास छोड़ के 3 और क्लास लेने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल कैलकुलेटेड है। तो यांत्रिक पाचन, और दूसरा रासायनिक पाचन, रासायनिक। सब लोग ये वाला बनाते चलेंगे, रासायनिक पाचन। सही है? तो मेरे बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे यांत्रिक पाचन, तो यांत्रिक पाचन के लिए 2 संरचनाएं कौन कौन सी, इधर देखो। मुख गुहा, और लेकिन हम भोजन को कहां पे देख रहे हैं, कहां पे देख रहे हैं? मुख गुहा के अंदर देख रहे हैं। तो हम क्यों जा रहे हैं आमाशय के अंदर? तो हेडिंग यहीं पे डालते हैं क्या, मुख गुहा।
बोलो मेरे साथ। अच्छा सुनो ध्यान से, ये हो गया मुख गुहा। और मुख गुहा की दो संरचनाएं जो आपके यहाँ पे भाग ले रही हैं, किसके अंदर? पाचन के अंदर। तो पहले को बोलो दांत। दांत का कार्य क्या है? चबाने का। चबाने से क्या तात्पर्य है? सरफेस एरिया, यानी कि आपके यहाँ पे SURFACE, सरफेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस एरिया। एरिया बढ़ाने का, ये इंक्रीज ऊपर होता है, यही एरो नीचे की तरफ लगाए डिक्रीज हो जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ये काम किसका है? दांत का। और सरफेस एरिया से क्या होगा आपके यहाँ पे बढ़ने से? कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बोलो मेरे साथ साथ हाँ या ना, बोलो मेरे साथ। यस, ज्यादा सरफेस एरिया होने से अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर दर बढ़ेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। आपने कहा सर, हमने कहा मेरे बच्चे, सर रासायनिक पाचन में क्या है? हमने कहा रासायनिक पाचन में है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। बेटे लार ग्रंथियां कितनी थी? सर 3 जोड़ी। 3 जोड़ी में मुख्यतः लार में क्या था? बेटा श्लेष्म था। श्लेष्म क्या होता है आपके यहाँ पे? श्लेष्म किसी भी भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को, ये देखना भोज्य मैंने गलत लिया, भो आधा जा होना चाहिए। अभी मेरे पास चलो हटा ही देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। भोज्य पदार्थ को एंजाइम्स से, हिंदी में लिख रहा हूं प्लीज, समझ में आना चाहिए, चिपकाता है। अब जितने देर तक एंजाइम आपके भोज्य पदार्थ से चिपके रहेंगे, उतने देर तक एंजाइम कुछ ना कुछ खुराफात करते रहेंगे, यानी वो पचाते रहेंगे। अब 32 बार चबाने की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात या पूर्ण होते समय समय उसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें देखना ध्यान से, उसमें क्या कर रहा हूं मैं यार, दिमाग खराब हो रहा है। मैं लिखना कुछ और चाह रहा हूं, लिख और कुछ और रहा हूं। उनमें लार रस का स्त्रावण होता है। लार रस में क्या देखना? फ्लेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। फ्लेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम, अच्छा एक साल्ट भी पाया जाता है मेरे बच्चे, एक साल्ट भी पाया जाता है। बोलो नाम क्या है? हमने कहा, इधर देखो ध्यान से, थायो क्या साइनेट, क्या
थायोसाइनेट। तो सुनना ध्यान से, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट दोनों मिलके आपके भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को इधर देखना ध्यान, बड़ा प्यारा, किल कर देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये क्या करेंगे, पाए जाने वाले बैक्टीरिया को किल कर देंगे। किल 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 किल। तो ये बैक्टीरिया को किल करने वाले हैं थायोसाइनेट। कई लोग बोलते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम नहीं है। सर जी, एंजाइम नोमेनक्लेचर देख लो एक बार। अगर तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो एक बार एंजाइम का आप यहां पे रासायनिक सूत्र देख लो इस एंजाइम का। आपसे नहीं कह रहा हूं, जो भी ये बात बोल रहे हैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ भी है तो आप दोनों को स्टडी कर लो, जो आपके समझ में आया लिखो। लेकिन मैं बताऊं, आपके यहां पे मेडिकल की बुक गाइडन बिल्कुल मेरे ठीक सामने रखी हुई है। अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा या रेफरेंस मैं आपको डाल दूंगा डाउट में। लेकिन अभी मैं फिर बात आपको बोल रहा हूं कि ये एंजाइम है, इनमें डाउट मत रखना क्योंकि आपके पास है। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल की बुक पढ़ोगे, जैसे कुछ लोग पैरामेडिकल की बुक पढ़ते हैं, सो टोरटोरा डायरेक्शन, कुछ टीचर्स पढ़ते हैं उसको और उसको सत्य मान लेते हैं। पैरामेडिकल की वो बुक ऑथेंटिक ही नहीं है। ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि कुछ कंट्री ने उनको बैन कर रखा है। यूएस लिखा होता है पीछे, नॉट फॉर द सेल इन यूएस, क्योंकि वो सही डेटा नहीं दे रहे हैं। अगर किसी बुक में गलत डेटा दिया जा रहा है तो कुछ कंट्री किसी ढेर सारी बुक्स को क्या करते हैं, बैन कर देती है अपने यहाँ पे। तो टोरटोरा डायरेक्शन की फोटो लाते हैं लोग, टोरटोरा डायरेक्शन के मैटर लेके आते हैं, वहां पे लिखा हुआ ये बात, ये गलत है। जब कभी आप अगले साल जब तुम कॉलेज में रहोगे तो मैं तुम्हें फोन करके पूछूंगा, क्योंकि अगले साल यही चैप्टर में पढ़ा रहा हूंगा। तब मैं तुमको फोन करके पूछूंगा, बेटा ये बताओ पिछले साल मैंने तुमको पढ़ाया था। तुम बोलोगे यस सर। बेटा बुक खोल, तुम तुरंत बीडी चौरसिया से लेके गाइटन और सब कुछ खोल डालोगे। बेटा देख क्या लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर लिखा हुआ है कि ये एंजाइम होते हैं। हम तुम्हारी आवाज को रिकॉर्ड कर लेंगे और भरी हुई क्लास के अंदर चला देंगे कि देखो ये मेरा बच्चा एसएमएस में है, ये बच्चा मेरा एम्स में है, ये बच्चा मेरा जो है वो एमएएमसी में है, ये बच्चा मेरा जो है आईपीयू में है, ये बच्चा मेरा जो है किसमें है, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में, ये केजीएमसी में, पटना मेडिकल कॉलेज में, ये आप ऋषिकेश एम्स में है। और ये बात कह रहा है सीधा सीधा कि सर जी यहां पर पाया जाएगा। दैट्स इट। तो अब जब कभी आप यहां पे एंजाइम लाइसोजाइम के बारे में कोई तुमसे ये कहे कि सर ऐसा नहीं है, तो तुम ये मत कहना अमित सर बोल रहे हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आप बस ये बोलना कि सर मेडिकल की बुक्स का रेफरेंस देख लीजिए, फिर कल के लेक्चर में दोबारा सुधार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो क्या। अच्छा होता क्या है कि मैं तो कोटा से लेके यहां तक पढ़ाया हूं ना, तो मुझे पता है कि कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं। तो कई लोग ज्यादा बवाल क्रिएट करने के चक्कर में ऐसा बोल जाते हैं। बचपन से पढ़ा जाने वाला लाइसोजाइम अभी कुछ देर के लिए आप यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि एंजाइम नहीं है। नो डाउट कि इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब किसी बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करके आप यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम में उसको ब्रेक करना, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इनका वर्क है प्रोटियोलिटिक प्रोसेस होता है। तो प्रोटियोलिटिक वर्क है अगर आप यहाँ पे, तो किसी भी बैक्टीरिया हुआ या इनके जो माइक्रोब्स हुए आपके बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनके प्रोटीनेशियस कवरिंग को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि उनके न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएंगे और फिर उनको हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर से ब्रेक करके बर्बाद कर देंगे। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस लार को तुम देख रहे हो वो सिर्फ लार नहीं है यार, लार, ये सिर्फ लार नहीं है। जरा गौर से देखो इसे, लार को। पेज नंबर 146-47 एनसीईआरटी 12th, हिंदी में हो सकता है पेज नंबर चेंज हो, बट इंग्लिश जो पुरानी वाली 2017 के पहले वाली है उसमें यही पेज नंबर है, मुझे याद है। तो सुन लो सब लोग, उस पेज पर जाओगे तो लिखा हुआ है फिजिकल बैरियर, लास्ट के पैराग्राफ में फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं उनमें लार और HCl दोनों आते हैं। पहले HCl लिखा देन लार लिखा हुआ है, तो बकवास नहीं चलेगी यहां पर। जो बात करेंगे बिल्कुल सॉलिड। और जब लार रस, क्लेवरी एमाइलेज, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट से ट्रीट होके
आपका मुख गुहा में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ आपके आमाशय में प्रवेश करेगा तो उसे हम लोग बोलस कहेंगे। मतलब मुख गुहा से ईसोफेगस में यानी ग्रसिका में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस। आप समझ में आई बात कि नहीं? तो कहते हैं कि निगलने की प्रक्रिया या निगलने से पहले मुख गुहा में पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ बोलस में परिवर्तित हो जाता है। आपने कहा सर बोलस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हमने कहा मेरे पास बहुत ढेर सारी आइडेंटिफिकेशन की एरिया है। ये कह रहे हैं मुख गुहा में पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है ना? कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। ये कह रहे हैं पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल से अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन और लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। जानते हो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बहुत थोड़ा सा मजा आएगा आपको। जो मुख गुहा में जो पाचन होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, वो टोटल स्टार्च का मतलब टोटल जितना आपके यहां पे क्या होता है स्टार्च होता है उसका 30% होता है। यानी कि इधर देखो, एनसीईआरटी के अनुसार, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा गारंटीड। एनसीईआरटी के अनुसार ये है कि कार्बोहाइड्रेट, सब लोग बहुत ध्यान सुना दे, कार्बोहाइड्रेट 30% पाचित हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? प्रोटीन जो पहले पे लिखा था याद करो, प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है, एज इट इज निकल जाता है। वसा, वसा का पाचन आपके मुख गुहा के अंदर नहीं होता, ऐसे निकल जाता है। न्यूक्लिक, एनए कर देते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड कोई पाचन नहीं होता, ऐसे निकल जाता है। यानी बोलस में क्या होगा? बोलो, बोलो मेरे साथ साथ, बोलस में क्या होगा? बोलस में बैक्टीरिया नहीं होंगे। कौन नहीं होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल कर दिया होगा किसने? लाइसोजाइम ने, LYSO लाइसो, ZYME लाइसोजाइम ने। और किसने? एक साल्ट ने जिसका नाम था, इधर देखो ध्यान से, आयो साइनेट। कौन हो गया? लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। सबको दिखाई दे रहा है? मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट ने मिलकर बैक्टीरिया को मार दिया। इन्होंने कहा 100% प्रोटीन मिलेगा, 100% फैट मिलेगा, 100% न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, लेकिन 70% एनसीईआरटी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। 70%, क्योंकि 30% आपके मुख गुहा में पाचित हो चुका है। तो बोलस में क्या है? बोलो मेरे साथ साथ, बोलस माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री है। बोलस में 70% कार्बोहाइड्रेट है, 30% मुख गुहा में डाइजेस्ट हो चुकी है। बोलस में
100% न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और फैट है, क्योंकि इनका पाचन नहीं हुआ है। मुख गुहा के अंदर अवशोषित होने वाली दवाइयां, जैसे कि मुख गुहा में अवशोषित होने वाली दवाइयां जैसे कि जैसे होम्योपैथिक, होम्योपैथिक दवाई, याद करो आपको पढ़ाई लिखाई जाती है ना होम्योपैथिक दवाइयां। जैसे कि होम्योपैथिक दवाई, जैसे कि उल्टी वाली दवाई जीभ के नीचे रखी जाती है, जैसे कि उल्टी, सब दस्त वाली नहीं रे, उल्टी वाली दवाइयां, उल्टी की दवाइयां भी लोग कहते हैं मुंह में रख लो। और कहते हैं तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा, तो ग्लूकोज का कौन सा, डेक्स्ट्रोफॉर्म। होम्योपैथिक दवाइयां, उल्टी वाली दवाइयां, और ये, और एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी है, और एक आपके यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिक, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। तो देखने को देखा जाए तो इस तरीके से भी है। अच्छा, एमटीपी होती है, वो एक बार रुक जाओ, गड़बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा, तुम लोग लेके पहुंच जाओगे तो टीचर बोलेगा कौन सी होती है। अच्छा वो जानेगा, लेकिन वो मजे लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। तो मैं लिख दूं MTP, अब वो कुछ नहीं बोलेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो दवाएं लास्ट में दी जाती हैं, एक दवा दी जाती है, फिर उसके बाद 4 छोटी छोटी दवाएं दी जाती हैं। तो चारों दवाइयां हैं वो सब लिंगुअल, जीभ के ठीक नीचे रखोगे। उल्टी की दवाइयां जीभ के ठीक नीचे रखोगे। होम्योपैथिक दवाइयां जीभ के ऊपर रखी जाती है। और याद रखना, ग्लूकॉन डी तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं, ऐसा ग्लूकोज का डी फॉर्म। तो ये सभी दवाइयां आपके यहाँ पे मुख गुहा में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। सर मुख गुहा में तो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलिया पैदा है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपके यहाँ पे रक्त वाहिनियां हैं, वो बिल्कुल ऊपरी सतह पे हैं। इसलिए क्या हो जाता है आपके यहाँ पे, तुरंत वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को मतलब होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। अब आपने कहा सर एक बात बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में आप बोल रहे थे एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, कहना क्या चाहते हो आप। हमने कहा मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसे सुनो। मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, मैं अगले पेज में जाना चाहता हूँ। अच्छा पहले इस लाइन को कवर कर दें, फिर अगले पेज में चलते हैं। लिखा हुआ है, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन करने वाली एंजाइम टायलिन और लार की सक्रियता से प्रारंभ होती है। बात हो चुकी है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से, जो आपके यहाँ पे 6.8 pH पर कार्य करते हैं, द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि जो माल्टोज होगा आपके यहाँ पे, वो मुख गुहा में, यानी द्विशर्करा आपके मुख गुहा में एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो वो चली जाएगी कहाँ पे, आपके यहाँ पे बोलस के साथ आपके आमाशय के अंदर। ठीक है। तो 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपचित है आपके यहाँ पे, और 30% आपके यहाँ पे क्या है, पचित है, लेकिन वो भी डाइसैकराइड के फॉर्म में है। दुई माल्टोज आपके यहाँ अपघटित होगा। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण से रोकता है। तो जहां पे लाइसोजाइम लिखा हुआ है मेरे बच्चे, चाहो तो वहीं पे मेरे साथ लिख लो, क्या, थायोसाइनेट, क्या, थायोसाइनेट, ये साल्ट है, साल्ट। और अगर तुमसे कोई टीचर बोले कि लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम नहीं है, तो आप उसे बोलना एक बार गूगल सर्च कर लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये देखो स्टार्च, लार ग्रंथि, माल्टोज यहां पर। अब इसी को थोड़ा बढ़ाए ना, ये लो। अब आओ पढ़ते हैं। हमारे यहां पे बोला जाता है मुख गुहा के अंदर कुक्ड स्टार्च, COOC, कुक्ड स्टार्च, बोलो मेरे साथ साथ, कुक्ड स्टार्च का 30% डाइजेस्ट होके माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। कितने परसेंट स्टार्च का, कुक्ड स्टार्च का, यानी पके हुए स्टार्च का।
यहां पर बोलते हैं फर्मेंटेड स्टार्च का, फर्मेंटेड स्टार्च यानी मंड का कितना परसेंट, 30% पाचित हो जाता है। कुक्ड स्टार्च, फर्मेंटेड स्टार्च, या या आंशिक आंशिक डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड स्टार्च, स्टार्च का 30% मुख गुहा के अंदर पाचित हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बक्कल कैविटी में डाइजेशन में जितना धीमे धीमे चलोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो जब कभी कोई तुमसे बोले स्टार्च का 30%, एनसीईआरटी बोल रही है क्योंकि समझ रही कि तुम प्यारे सफेद प्यारे से छोटे से बच्चे हो। उसने ये बुक नीट के लिए नहीं निकाला था, लेकिन अब उसे लग रहा है नहीं, तुम तो बाल की खाल और खाल में घुस के आप यहाँ पे कौन सी खाल है ये देख रहे हो। तो उसने कहा ठीक है, तो आओ बात करते हैं। स्टार्च 3 टाइप के होंगे। कुक्ड स्टार्च का मतलब पका हुआ चावल और कच्चा चावल, मुंह में चबा के देखो कौन मीठा लग रहा है, गेहूं और रोटी। चलो ठीक है, जॉन्डिस किसको किसको हुआ। जब जॉन्डिस हुआ था तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा हल्का खाना खाना, है ना। और हल्के खाने में बोला था कि अभी रोटी मत खाना, रोटी का छिलका जो होता है वो अभी खाना। कभी तुम रोटी का छिलका खा के देखो, ज्यादा मीठा लगता है। रोटी उतनी ज्यादा मीठी नहीं लगती है। तो रोटी का छिलका उतार दो, रोटी बेकार लगने लगेगी, क्योंकि जो मिठास है वो छिलके से है रोटी के। तो जो फूली हुई रोटी है ना, वो इसीलिए स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसका छिलका में माल्टोज होता है, और जो छिलका होता है वो आपके यहाँ पे कम डिकम्पोज्ड है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कुक्ड स्टार्च, पोटैटो और ये सब, यानी उबली हुई आलू, शकरकंदी भुनी हुई या उबली हुई, ये आपके यहाँ पे क्या, कुक्ड स्टार्च। फर्मेंटेड स्टार्च, फर्मेंटेड स्टार्च से क्या तात्पर्य है सर। ब्रेड, यार क्या बात कर रहे हो, ब्रेड। यानी अगर आप ब्रेड खाते हो तो भी वो मीठा मीठा लगता है आपके मुंह में, यानी उसका भी 30% यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर आंशिक डिकम्पोज स्टार्च, ये तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसको समझने के लिए 12th की नॉलेज होनी चाहिए। जब 12th की एनसीईआरटी में पहुंचोगे इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में कहते हैं कि आपके यहाँ पे पत्तियां गिरती हैं, उनको लिटर कहते हैं। फिर पानी के, धरती में पाए जाने वाले पानी को अवशोषित करके लूज होती हैं। जब वो लूज होती है तब फंजाई के कांटेक्ट में आती है, फंजाई उनको आंशिक रूप से डिकम्पोज करके थोड़ा थोड़ा सा काली काली कर देता है। फिर उनको डिकम्पोज किया जाता है किसके द्वारा, आपके यहाँ पे अर्थवर्म के द्वारा। उस समय अर्थवर्म में भी क्या होता है आपके यहाँ पे, पार्सली डिकम्पोज स्टार्च को वो क्या करे, यानी उसका थोड़ा सा डिकम्पोजिशन स्टार्ट किसने कर दिया था आपके यहाँ पे, फंजाई ने। लेकिन फंजाई के पास स्लेवरी एमाइलेज नहीं था, इसलिए वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाया। उसने एंजाइम एंजाइम डाला तो वो टूटे भी, बट फंजाई उसे यूज नहीं कर पाया। और कौन उसे यूज कर ले गया आपके यहाँ पे, अर्थवर्म। तो बड़ी प्यारी सी बात है, अगर आपका एंटीना लगा हो, वहां तक पहुंचा हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं पहुंचा तो समझ जाना कि मजा आएगा आगे बहुत जबरदस्त। तो 30% स्टार्च को लार एमाइलेज यानी स्लेवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, जिसका वर्किंग पीएच 6.8 है, ये मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर, गुहा के अंदर पाचित करते हैं। और पाचित करके इसको किस में परिवर्तित करते हैं, माल्ट में। इसमें माल्टोज में, इसमें परिवर्तित करें माल्टोज में। अच्छा माल्टोज क्योंकि ये डाइसैकराइड है, इसलिए माल्टोज कोई भी डाइसैकराइड, यानी 2 शुगर आपके यहाँ पे क्या होंगे, ये आपके शरीर के अंदर एक साथ नहीं जाएंगे, मतलब अवशोषित या पाचित नहीं होंगे। आपने कहा सर सुनो, एक मिनट था देखिए, आपने कहा सर सुनो एक बात बताओ, हमने कहा बोलो बेटे। सर ये बताओ मुझे कि अगर हम लोग पाचित, मतलब हम लोग स्टार्च की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर हम स्टार्च ले लेते हैं बक्कल कैविटी में, अपने अपने बक्कल कैविटी में स्टार्च लें और उसको चबाने की कोशिश करें, खूब चबाएं खूब चबाएं खूब चबाएं, वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है क्या, ये फ्रक्टोज होता है। मीठापन किसकी वजह से होता है, हमने कहा रुको, वेट करो, बस यही सब राज खुलने वाले हैं जब हम लोग छोटी आंत के अंदर जाएंगे। तो यहां तक मुख गुहा के पाचन में कुछ रह तो नहीं गया है।
हाँ और ना में जवाब दे दो सर जी। मुख गुहा के पाचन में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो लग रहा है कि रह गया, बस थोड़ा सा बाकी था, मजा आ जाता अगर ये भी हो जाता तो। किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा हो? नहीं ना। आमाशय का पाचन बड़ा शानदार है। आमाशय में तो सब कुछ मिलेगा। आमाशय की मुकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। वाओ। क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। कितने प्रकार की कोशिकाएं? तीन। कौन कौन? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलो और तीनों प्रकार की कोशिकाएं देखते हैं। तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई। पहला, म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्म ग्रीवा कोशिका। महाबकवास, पहली ही मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। चलो बताओ। म्यूकस का स्त्रावण करने वाली श्लेष्म ग्रीवा बकवास, जो कुछ भी इन्होंने किया, आइए पढ़ते हैं इसको। म्यूकस का सिक्रेशन। अरे रुक रे, हिंदी क्यों, इंग्लिश क्यों निकल जाती मेरी, इधर देखो। म्यूकस का का स्त्रावण करने वाली कोशिका जो होगी, बेटे प्लीज मेरी तरह ही पढ़ना, मजा आएगा आपको। स्त्रावण करने वाली कोशिका जो होगी वो होगी म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्रंथि। ग्रंथि। और म्यूकस ग्रंथि का जो होगी वो एक कोशिकीय ग्रंथि होगी। एक कोशिकीय ग्रंथि होगी, है ना। जो एक कोशिकीय म्यूकस ग्रंथि होगी, इनकी 7 दिन की लाइफ स्पैन होगी। 7 डे। 7 दिन की इनकी लाइफ स्पैन होगी, 7 दिन। और इधर सुनो ध्यान से, इनका सिक्रेशन होगा 4 से 5 लीटर पर डे, पर डे, प्रतिदिन। म्यूकस स्त्रावण करेगी म्यूकस ग्रंथि। ये एक कोश की ग्रंथि है, इतना सिक्रेशन होता है। और 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 अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को मैं लिखा नहीं रहा हूं। म्यूकस बाइकार्बोनेट का साथ मिलकर आपके आमाशय और आगे चल के आपके यहाँ पे ग्रहणी की दीवारों को बचाने के लिए एक श्लेष्म लेयर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये क्या करेंगे, भोजन को भोजन को भोजन को एंजाइम से एंजाइम से चिपकाने में मदद करेंगे। चिपकाने में मदद करेंगे। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एक साथ मेरे साथ बोलो। यानी कि अगर पहला काम म्यूकस का श्रावण करने वाले श्लेष्म में गिरी हुआ कोशिकाएं हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको फोड़ते हैं। क्या होगा? म्यूकस का सिक्रीशन कौन करेगा? मेरे साथ साथ बोलो। म्यूकस ग्रंथि करेगी कि नहीं करेगी? म्यूकस ग्रंथि एक कोशिकीय ग्रंथि है कि बहुकोशिकीय ग्रंथि है कि आप यहाँ पे द्विकोशिकीय ग्रंथि है? जल्दी बताइए। बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय ग्रंथि है। और जो बहुकोशिकीय ग्रंथि है, इसका कितना लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल कितना होता है? 7 से 8 दिन। पर डे कितना सिक्रेशन होता है? 4 से 5 लीटर पर डे सिक्रेशन होता है। और ये आपके यहाँ पे क्या काम करते हैं? भोजन को एंजाइम से चिपकाने में मदद करते हैं। एक और काम है जो नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं। ये बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आपके आमाशय की या आपके आहार नाल की दीवारों को एसिडिक सिक्रीशन से बचाने का कार्य भी करती हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं अभी लिखा नहीं रहा हूं, अभी आगे मिल ही जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती हैं, यानी पेप्टिक सेल, है ना। कलर चेंज कर देता हूं अब। कौन सी सेल मेरे बच्चे? आओ देखो, इसे बोलते हैं पेप्टिक कोशिका। अगर आप पेप्टिक कोशिका देख लो, आपके सामने दिया हुआ पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका को अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका। अच्छा सुनना ध्यान से। मुख्य कोशिका का कार्य क्या होगा आपके यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मुख्य कोशिका का कार्य होगा, ये पेप्सिनोजन का स्त्रावण करेंगी। किसका? पेप्सिनोजन
PEPSINO, पेप्सिनोजेन का श्रावण करेंगी। और अच्छा, पेप्सिनोजेन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें आपको मिलती रहे। अच्छा, पेप्सिनोजेन का श्रावण करती हैं। एक बात और बताएं आपको, एक सूचना जनहित में जारी, बहुत ध्यान सुनना, मजेदार है। मैंने कहा जो पेप्सी का फॉर्मुलेशन हुआ था पहले, जब पहले पहले मतलब आपके यहाँ पे पेप्सी बनी थी या पेप्सी का फॉर्मुलेशन हुआ था, तो लोगों का मानना यह था कि पेप्सी आपके डाइजेस्टिव पार्ट के अंदर, यानी कि आपके आपके आमाशय के अंदर जाके पेप्सिन जो है ना, उसकी कमी को पूरा करती है। यानी अगर आपका खाने का मतलब मूड नहीं है या कुछ भी है, आप बाहर हो, आप काफी लेबर में हो, आप काफी वर्क कर रहे हो, या आपको स्ट्रेस है, आप नहीं खाना खा पा रहे हो, तो पेप्सिन का जो काम है उसको इग्नाइट करने का काम आपके स्टमक के अंदर पेप्सी करती थी, जो पेप्सी। बाद में उसको वो शुगर डाल दिया गया और सोडा डाल दिया गया, बहुत कुछ डाल दिया गया, जिससे शायद वो अपनी जो है फ्रीक्वेंटली, जैसे मान लो आजकल याकुट आता ना इतनी छोटी सी डिब्बी में, उसी तरीके से पहले आती थी पेप्सी। बट सॉरी, बट लोग अब उसे खाने के साथ फैशन में पीने लगे। अब तो वो स्वैग बन गई है भाई साहब। तो मतलब कोई मतलब नहीं है कि किसका किस ब्रांड का क्या हो गया, लेकिन पेप्सिन जो फॉर्मुलेशन हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइजेशन में, आप यहाँ पे चाहे पेप्सी हो, जो भी आपके यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक हो, मैं किसी पेप्सी और कोक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनका, तो पेप्सिन जो होता है, पेप्सी और आईएन लास्ट में, आईएन इंडिकेट दैट दे हैव द प्रोटीनेसियस प्रॉपर्टी इन पेप्सिन, है ना। और पेप्सी का मतलब ये हुआ, तो उसी से पेप्सी आपके यहाँ पे आई है। तो पॉइंट क्या हुआ कि ठीक है, नो डाउट, फिर उन्होंने क्या अपना नाम रखा, क्या उसको कॉमर्शलाइज किया, वो दूसरी बात है, हम उस पे उस वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। बट यहाँ पेप्सिनोजन का श्रावण करती हैं। अब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, यानी कि ये मुख्य कोश क्या है, तो कभी भी ये क्या करेंगे आपके यहाँ पे, ये क्या करने वाले हैं, ये आपके आमाशय के अंदर जाके आप यहाँ पे पेप्सिनोजन का क्या करेंगे, श्रावण करेंगी। तो पेप्टिक सेल क्या करेगी, आपके यहाँ पे एंजाइम, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का श्रावण करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पेप्सिनोजन। अब अगला देखिएगा, तीसरा, भित्तीय या ऑक्सिनेटिक सेल्स, ऑक्सिनेटिक, है ना। ऑक्सिनेटिक सेल्स, इसके बारे में बात करेंगे। ये किसका काम करेगा आपके यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैज कारक स्त्रावित करती है। और किसको करेगी आपके यहाँ पे, नैज कारक, नैज कारक का स्त्रावण करेगी। और याद रखिएगा, जो नैज कारक होंगे वो विटामिन B12 का अवशोषण करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो कि अगर ये नैज कारक अपना कार्य सही रूप से नहीं किए तो आप हो जाएंगे पर्नीशियस एनीमिया के पेशेंट, जो कि मोस्टली फीमेल या बच्चियां होती हैं। फिर से सुनिएगा, म्यूकस का काम क्या है आपके यहाँ पे, म्यूकस का काम है म्यूकस ग्रंथि से म्यूकस का स्त्रावण करना। म्यूकस का आपके यहाँ पे ये एक कोशिकीय ग्रंथि है, 7 दिन की लाइफ स्पैन होती है, 4 से 5 लीटर पर डे का सिक्रेशन होता है। भोजन से एंजाइम को चिपकाने में मदद करती है, क्योंकि स्लेस में आपके यहाँ पे सिक्रेट करती है। पेप्टिक सेल का काम आपके यहाँ पेप्सिनोजन को आपके यहाँ पे क्या करना है, एक्टिवेट करना, यानी पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करना है। तो ये आपके यहाँ पे एक प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण करेगी आपके यहाँ पे। नेक्स्ट आपके यहाँ पे ऑक्जेनेटिक सेल्स है, जो कि HCl और या नैज कारक करेगी। तो HCl का आपके यहाँ पे क्या करेगी, श्रावण करेगी। जो नैज कारक होंगे वो विटामिन B12 को सिंथेसाइज करेंगे, अब या आपके यहाँ पे अवशोषित करेंगे, क्योंकि यहीं पर अगर ये विटामिन B12 का अवशोषण कर लेंगे, अवशोषण करने में सक्षम हुए, तो किसी को भी आपके यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया का पेशेंट नहीं होना पड़ेगा। किस एनीमिया की बात करो सर आप, वैसे लिख दे रहा हूं बट अभी जरूरत नहीं है ना। पर्नीसी पर्नीसियस एनीमिया का स्त्रावण करता है, ये बात आपको बतानी है। तो ये पॉइंट जो आपके सामने बन रहे हैं, ये सबसे शानदार पॉइंट्स हैं। आपको आपको इन पॉइंट्स को बहुत क्लियरली लेके चलना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट अगर आपके सामने आता है तो आप जरूर देखिएगा। आमाशय में पाचन हम लोगों को देखना है। आमाशय में पाचन अगर हम देखें तो भोजन का संग्रहण यहां पर देखते हैं। आमाशय में जाने वाला क्या क्या है, ये देखो, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, आप सबको दिख रही है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और न्यूक्लिक एसिड है। बहुत ध्यान से, यहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा, एनए नहीं होंगे। लेकिन एक और चीज है, अल्कोहल 100% पाचित पाचित और अवशोषित, यही होने वाली है। अल्कोहल, वसा 1% पाचन पाया जाएगा, 1% पाचन, प्रोटीन का आंशिक पाचन पाया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को अवरोधित किया जाएगा, अवरोधित यानी स्टॉप किया जाएगा, अवरोध उत्पन्न किया जाएगा। यानी कि बोलस के अंदर जो स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम लिपट के आपके आमाशय के अंदर पहुंचे, तो HCl की प्रेजेंस की वजह से, किसके प्रेजेंस की वजह से मेरे बच्चों, HCl के प्रेजेंस की वजह से स्लेवरी एमाइलेज जो 6.8 pH पे कार्य कर रहा था, HCl के प्रेजेंस की वजह से आमाशय का pH 1.2 या 1.8 से लेके 3.0 तक हो जाता है, जिससे स्लेवरी एमाइलेज अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दो बातें बोली जा सकती हैं, क्योंकि आपके स्टमक का pH आपके यहाँ पे 1.8 से लेके 3.0 है, इसलिए आपका जो स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, या ये कह लो कि स्टमक में पाया जाने वाला HCl वो आपके एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियरली पॉइंट सेट करना है। तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ये सब कुछ पाया जाता है। 100% अल्कोहल आपके स्टमक के अंदर पाचित एवं अवशोषित हो जाता है। ये बात भी सबसे शानदार आपको आज के डेट की लगेगी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड और अल्कोहल पाचन को अवरोधित करेगा, कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन करेगा किसका, प्रोटीन का, वो 1% वसा आपके यहाँ पे अवशोषित पाचित होगी। देखेंगे वो कौन सा एंजाइम होगा, देखते हैं कि वो कौन सा आपके यहाँ पे प्रक्रिया होगी जिससे सारा का सारा प्रोसेस होगा। अगला पॉइंट, आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन संग्रहण होता है और वहां पर 4 से 5 घंटे तक इनको मिलता है किसका ट्रीटमेंट, बोलो सभी के सभी, इनको मिलता है एसिड का ट्रीटमेंट। किसका आपके यहाँ पे बेटे, एसिड का। एसिड का ट्रीटमेंट मिलने से भोजन हो जाता है आपके यहाँ पे सॉफ्ट। अब जब भोजन सॉफ्ट हो जाएगा तब होगा चर्निंग मूवमेंट, CHURNING, चर्निंग मूवमेंट, MOVE, मूव, MENT, मूवमेंट। मैं लिख चुका हूं इसके पहले भी जब शुरुआत में रिवीजन करा था। तो मेरे बच्चे, चर्निंग मूवमेंट होगा तो भोजन सही से पिसेंगे। क्या होंगे आपके यहाँ पे, पिसेंगे। कौन, भोजन, सारा का सारा भोज्य पदार्थ जो होगा अब सही से पिसेगा। जब भोजन पिस जाएंगे तो उनकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे एंजाइमों को कार्य करने के लिए सुचारू रूप से आपके यहाँ पे क्या होगा, सरफेस मिलेगा और वो अपना काम शुरू करेंगे। तो ये बात इतनी सी हुई। यानी कि ये संग्रहित क्यों होता है, क्योंकि एसिड का सिक्रीशन होगा। इसके संग्रहण से क्या लेना है, भोजन सॉफ्ट हो जाएगा, चर्निंग मूवमेंट से वो पिस जाएगा, पिसने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया अगर आपकी बढ़ गई तो आपके भोजन सुचारू रूप से पाचन प्रक्रिया में आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। एक एक लाइन, आमाशय की दीवार के संकुचन द्वारा, अरे वाह देखो, आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोज्य अम्लीय जठरीय रस को पूरी तरह मिल जाता है। वाह वाह, अम्लीय रस, अम्लीय जठरीय रस। पीएच कितना होगा, फिर बता रहा हूं आप यहां पे, इंटरनेशनल बुक देखोगे तो 2.8 से लेके 3.0 तक, एनसीईआरटी कहती है 1.8 से लेके 2.0 तक। तो क्या चलेगा, इंटरनेशनल बुक चलेगी, मेडिकल की बुक चलेगी कि एनसीईआरटी चलेगी, नहीं चलेगी कोई और बुक, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का होगा बोलबाला। तो क्या होगा आपके यहाँ पे 1.2 से लेके 2.0 तक का आपके यहाँ पे क्या होगा, पीएच होगा, जिसके अंदर आपके यहाँ पे पूरा का पूरा कार्य
संपन्न किया जाएगा या पाचन संपन्न किया जाएगा, ऐसा मानना है किसका, एनसीईआरटी का, है ना। जिसे काइम कहते हैं, यानी जठर रस को क्या कहते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना। आमाशय की पेशीय दीवार संकोचन द्वारा भोजन के अम्लीय रस को पूरी तरह से मिल जाता है। जब अम्लीय रस आपके भोज्य पदार्थ में मिल जाएगा तो अब आपका जो भोज्य पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, बहुत अच्छे, क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, बोलो, काइम। तो अगर तुमसे बोला जाए कि काइम और बोलस में क्या डिफरेंस है तो क्या बोलोगे, बोलस वो भोज्य पदार्थ है जो बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले श्रावण से पूरी तरीके से क्या होता है, मिक्स होता है। जब आप काइम बोल रहे हो तो आप बोलोगे ये आपके यहाँ पे अम्लीय जठरीय रस से पूरी तरीके से मिक्स भोज्य पदार्थ है जिनको हम लोग काइम कहते हैं। आपने कहा सर और भी कुछ, हमने कहा अभी काइल मिलेगा आगे चल के, आगे चल के क्या मिलने वाला है, काइल। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना, अम्लीय जठरीय रस, अम्लीय जठरीय रस आपके शरीर के अंदर, अंग्रेजी में लिख रहे हैं भैया देखिएगा ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल, PHYSIOLOGICL, फिजियोलॉजिकल, बैरियर, बैरियर का निर्माण करते हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम में फिजिकल बैरियर आपकी त्वचा बना रही थी और बाकी सब कुछ, अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन बना रहा है, सलेवरी ग्लैंड का सिक्रेशन, और आपके यहां पे कौन हो गया, अम्लीय जठरीय रस। मजा आ रहा है ना, अम्लीय जठरीय रस, यानी इनकी प्रेजेंस में भी किसी भी माइक्रोब्स की औकात नहीं है कि वो डेवलप कर जाए। अगला पॉइंट उसे पूरी तरह मिल जाता है जिसे काइम कहते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। वाओ, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेन चेंज करें वरना सब मिक्स हो जाएगा। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते ही आपके यहाँ पे सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। हमने कहा एक मिनट हिंदी में लिखो, पेप्सिनोजेन, यही तो ना, देखो ध्यान से आपके सामने दिखा होगा, क्या हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखूंगा, ये देखो पेप्सिनोजेन लिखा है ना हिंदी में, हाँ गुड, क्या लिखूंगा, पेप्सिनोजेन। किसमें परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन में। मेरे बच्चे ये देखो एक देखा, ये देखो दो, चलो मेरे बच्चा सभी लोग बताओ कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, पेप्सिनोजेन एक्टिव है कि पेप्सिन इनएक्टिव है, नहीं सर उल्टा हो गया, तो बोलो क्या हुआ, पेप्सिनोजेन आपके यहां पे पैसिव है यानी निष्क्रिय, इनएक्टिव, और जो पेप्सिन है ये सक्रिय है यानी एक्टिव। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते हैं सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। तो पेप्सिन क्या है, सक्रिय एंजाइम, पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय। जो आमाशय का प्रोटीन, इधर देखो, जो आपके आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है, यानी कि ये आपके आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है, यानी ये आपके आमाशय के अंदर प्रोटीन को परिवर्तित करने में सक्षम है। जितना भी आपके यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, बोलो मेरे साथ साथ, पेप्सिन से। और मेरे बच्चे एक बात और ध्यान दो, पेप्सिन का वर्किंग कल्चर क्या है, पेप्सिन आहार नाल के आमाशय में कार्य करता है, ये 1.8 से लेकर 2.0 pH पर सक्रिय रहता है। ये पहले निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है जिसे हम लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं। ये एंजाइम के संपर्क में आते ही, ये HCl के संपर्क में आते ही सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, आमाशय के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को ये आंशिक रूप से और कुछ प्रोटीन को पूर्ण रूप से ब्रेक करने का कार्य करता है। इनके फर्दर एग्जाम्पल आपको आगे दिए जाएंगे। दैट्स इट।
तो आपने कहा सर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को कितने पार्ट में बदलेगा, हमने कहा ये है प्रोटीन, प्रोटीन, और ये बदल गया आपके यहां पे प्रोटीन। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं ना वो मैं उसमें लिख रहा हूं ना, मैं जो लिख रहा हूँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे छपी हुई है, देखो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा आमाशय में प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज, देखो मैंने लिखा है प्रोटियोज, प्रोटियोन्स पेप्टोन्स पेप्टाइडों में बदल देता है। लेकिन कुछ प्रोटीन नहीं टूटती है, कुछ प्रोटीन आपके यहां पे टूट जाती है, तो इनको फर्दर प्रोटीन प्रोटियोन्स प्रोटियोजेज या पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। जो एज इट इज रहती है, नहीं चेंज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में यानी परिवर्तित ही नहीं हुई, पेप्सिन के आने की वजह से भी नहीं परिवर्तित हुई। कुछ आपके यहाँ बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं हो जाती हूँ, आपके यहाँ पे प्रोटियोजेज है ना, कुछ पेप्टोन्स है, कुछ पेप्टाइड्स है, इसमें परिवर्तित हो जाती हूँ। एक बात सुनना, लेकिन याद रखिए मेरे लिए जो मेरे लिए पीएच होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप उसका ख्याल रखिए, 1.2 से लेके 2.0 मेरा पीएच होना चाहिए। हमने कहा वेरी गुड, आपका पीएच 1.2 से लेके 2.0 है, मैं मान गया। लेकिन एक और बात हमने कहा पूछिए, और आप ये बताइए कि क्या आपको ये बात पता है कि ये जो एंजाइमेटिक सिक्रेशन किस एंजाइम की प्रेजेंस से हो रहा है आपके यहाँ पे? हमने कहा अरे यार अभी तो बोले थे आप यहाँ, कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को इतने पार्ट में ब्रेक किया। अब आगे इनका ब्रेकिंग आपके यहाँ पे आपके स्टमक से सब भोजन ग्रहणी में जाएगा तो वहां पर भी होगा, और वहां पे तो ढेर सारे एंजाइम निकलेंगे, कहां से? पैनक्रियाज से। तो वो इनको और भी बुरी तरीके से तोड़ेंगे। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो ये सभी सब कुछ बात आपके सामने यहां पर रखी गई है। आगे बढ़ाते पॉइंट को। आमाशय में श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आमाशय में श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला के स्तर को स्नेहक और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। कहा जाता है, कई बार बच्चे बोलते हैं जठर रस में उपस्थित आपके यहाँ, यानी कि कई बार बच्चे ये आके बोलते हैं सर ये बताओ कि जब आपके आहार नाल के अंदर पाई जाने वाली HCl प्रोटीन का सिक्रेशन कर, यानी हम लोग मीट खाते हैं, हमने कहा हाँ बेटा, वो हमारे आंत में पच जाता है। हमने कहा वेरी गुड मेरे बच्चे, बट वही आहार नाल का सिक्रेशन आहार नाल को क्यों नहीं पचाता है? तब मेरा आप सभी को क्वेश्चन का आंसर होगा कि मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, जब आपके इधर देखो, जब आपके आमाशय में जो भोजन है वो क्या होगा, आपके आमाशय में जो भोजन है वो पचाने के लिए जो पाचक रस हैं उनमें श्लेष्म और बाइकार्बोनेट आपके यहां पे आवरण बना लेते हैं, जिससे आपके आमाशय की जो स्तर है, जो आपके आमाशय का जो लेयर है वो पूरी तरीके से क्या होता है, बचा रहता है और कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो कई बार बच्चे ये क्वेश्चन लेके हम लोगों के सामने भी आते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग मीट खाते हो तो मीट का टुकड़ा हमारे पेट के अंदर पच जाता है, लेकिन वही HCl जो होता है या वही पाचक रस आपके आंत की लेयर को नहीं पचा पाते। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने यह है कि श्लेष्म और बाइकार्बोनेट की पाई जाने वाली आपके यहाँ पे सोल्यूशन आपके उपकला को पूरी तरीके से बचा के रखता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.8 तैयार करता है, यानी HCl ही वो कंपोनेंट है जो क्या करेगा आपके यहां पे, बाकी उसके बारे में अच्छा इसके बारे में अब बातें हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं बहुत ज्यादा, तो अब लास्ट में तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेगा। तुम ऐसा मत सोचना कि सर कुछ लाइनों को तो आपने खूब बुरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये वाली ऊपर वाली भी लाइन मैंने आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। मैंने बोला था इसको आगे देखने को मिलेगा तो हम लोग ज्यादा बात इस पर नहीं करते हैं, तो देखो ये मिल गया ऑलरेडी देखने को। अब देखो, नवजातों
के जठर रस में छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, रेनिन नामक नवजातों के, अच्छा नवजातों के साथ साथ गाय का बछड़ा ले लो, गाय का बछड़ा। तो गाय के बछड़े में और नवजातों में, गाय के बछड़ों में और नवजातों में जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पाचकों की सहायता पचाने में सहायक होता है। यानी अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है ना गाय के बछड़े के पेट में या छोटे बच्चे के, हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे के पेट में मिलेगा, लेकिन वयस्कों में ये नहीं मिलने वाला है, वयस्कों में ये नहीं मिलने वाला है। तो कौन सा एंजाइम होगा, सभी लोग बताइए कौन सा एंजाइम होगा। सभी बच्चे बोलेंगे रेनिन नामक एंजाइम होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा एंजाइम होगा आपके यहां पे? रेनिन। तो यहां पे रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां, यहां देखिएगा आपके यहां पे जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी स्रावण करती हैं। किसका? लाइपेज का। इधर देखो, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। इनका जो वर्क कल्चर होता है 1.8 से लेकर 2.0 होता है, 2.0, जहां पे गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो क्या करेगा? 1% वसा को, वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देगा। वसीय वसीय अम्लों में परिवर्तित करेगा। तो ये था टोटल आपके यहां पे जो मैं आपको बता रहा था, पूरा का पूरा मैटर। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस पॉइंट को यहां तक देखते हैं और आज के लिए बस सिर्फ इतना ही रखते हैं। और अगले में जब हम लेक्चर में आएंगे आपके सामने, तो हम लोग पढ़ेंगे पाचन क्रिया। किसमें? आपके यहां पे सबसे शानदार पॉइंट आपके यहां पे पाचन क्रिया छोटी आंत के अंदर। और याद रखना, डियोडिनम में हम लोग 90% पार्ट अपना व्यय करने वाले हैं, जेजनम में 5% जेजनम और इलियम में। याद रखना 90% हम लोग उधर ही डियोडिनम में रहेंगे। आपको लगे यार डियोडिनम में इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा पाचन वहीं पाया जा रहा है, तो हम लोग वहां पर मिलने वाले हैं। तो छोटे छोटे से प्रेम देखेंगे, छोटे छोटे सी बातें देखेंगे, छोटे छोटे से सारी स्टोरी देखेंगे क्लास के अंदर। तो बने रहिए, मचाते रहिए शानदार तरीके से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। स्टे कनेक्टेड फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन देखेंगे। ठीक? हाँ, आज के बाद, आज के बाद, अभी आज वाले नहीं, आज के बाद जितनी भी डीपीपी जाएंगी वो अपने सिलेबस से होंगी। मैंने कहा था ना कि अभी कल तक की डीपीपी में दे चुका हूं, तो आज के बाद जितनी भी डीपीपी जाएंगी सब पे एनसीईआरटी पेज नंबर होगा और एनसीईआरटी से ही होंगी। ठीक है? तो थैंक यू, बाय बाय बच्चों।